तो फेल पास होना तो जिंदगी का हिस्सा ही है ना। ठीक है, तो हर एग्जाम के दो ही रिजल्ट होते हैं, आप पास हो जाते हो या आप फेल हो जाते हो, कोई और सिचुएशन तो नहीं है ना। ठीक है, और अल्टीमेटली जो पास हो रहे होते हैं आप उनकी सेक्रीफाइसेस भी देखें, ये कोई एक या दो दिन की बात नहीं होती है, इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट करनी पड़ती है, और इस कॉन्टिन्यूस एफर्ट के प्रोसेस में छोटे मोटे फेलियर्स भी आ जाते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो अपनी डेफिनेशन ऐसे फेलियर की सेट करें, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो आप अभी लर्न नहीं कर रहे हो। ठीक है, और हमारी जो गलतियां होती हैं वो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ सिखा के जा रही होती हैं। और एफसीपीएस या एमसीपीएस के बारे में तो मशहूर है कि अगर आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हो तो आप इतना लर्न नहीं कर पाते। अगर आप अपने अल्लाह ना करे रिपीट करना पड़े, लेकिन अगर रिपीट करना पड़ भी जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं होता, आप सीखते ही हो, हर अटेम्प्ट में कुछ नया ही सीखते हो। ठीक है, तो आप में से काफी लोग ऐसे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गए हैं, कुछ ऐसे हैं सेकंड में रह गए हैं, कुछ थर्ड में रह गए हैं, कुछ फोर्थ में भी रह गए हैं। ठीक है, तो आप अपनी इन जो अटेम्प्ट्स हैं इनको काउंट ना करें, जिस दिन आप पास हो जाएंगे ये अटेम्प्ट्स मैटर भी नहीं करते। अगर आपने अपना बेस्ट दिया नहीं किसी एक अटेम्प्ट में, तो आप तो फिर जितने मर्जी अटेम्प्ट्स करते रहें, आपकी पहली अटेम्प्ट जो है, आपकी पहली जो अटेम्प्ट है वही काउंट होगी जिसमें आपने अपना बेस्ट दिया है। अदरवाइज 100 अटेम्प्ट्स करते रहे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अटेम्प्ट आप काउंट ही कर रहे हो। आपने अटेम्प्ट ही वो काउंट करनी है जिसमें आपको लगता है कि यू हैव गिवन योर बेस्ट। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन योर बेस्ट, उसके मुताबिक अपनी अटेम्प्ट्स बताएं। सिर्फ एग्जाम में अपेयर हो जाना अटेम्प्ट नहीं होती मेरे मुताबिक, ये तो आप जितनी मर्जी दफा अपेयर हो जाएं, सेम रिजल्ट यू विल हैव। टाइम एंड 70% अपने तरफ से था मेरा ओके बेस्ट। ग्रेट। अच्छा, दैट वाज योर बेस्ट, मतलब यू थिंक सो कि आपने वो जो होती है ना अपना हाँ, मैक्सिमम दिया। मैं क्योंकि जो मेरा स्कोर है ना डॉक्टर हेरा, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में 72, इट्स हम्म नॉट अ बैड के लाइक, मतलब मैं अगर अपना स्कोर अपना मुहासबा करूं अपने स्कोर से अपनी स्टडीज से, हम्म तो 72 इज हम्म, नॉट अ बैड। हाँ बिल्कुल। कि मैं, मैं क्योंकि मुझे मैं तो बिल्कुल नहीं समझती आइडिया कि किस तरह के पेपर, सिर्फ आपकी उससे जो आपने पढ़ाया, जो आपने क्रैश कोर्स में जो भी हमारी हेल्प की, बहुत ज्यादा हेल्प की, से उसकी वजह से 72 आना, ये मेरे लिए मतलब इतना सैडनेस नहीं है। कि सारी बात है, पेपर जो बी था उस वो बहुत मुश्किल था, वो मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था। और एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि वो मतलब समझे कि सिर्फ ऑन्कोलॉजी के ही थे, ये चीज थी। ठीक है, आपने ओके पेपर भी सुन लिया होगा या कुछ रह गए होंगे तो आप सुन लीजिएगा, लेकिन लेट मी टू से जी 72 से मुराद ये है कि आपने सिर्फ 3 स्कोर आगे मूव करना है और आप पास हैं। तो ये जो 72 आपने अचीव किया है ये भी तो एक बड़ी बात है ना, इसका तो क्रेडिट दें खुद को। यू नीड जी, बिल्कुल एप्रिसिएशन फॉर डॉक्टर, दिस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चले, बहुत बड़ी बात है 72 स्कोर, वेरी गुड स्कोर। अगर मैं सीपीएसपी का 85 पे पास होना है तो फिर कितने लोग हो जाएंगे? जो लोग नहीं कर पाए तो क्या उसका मतलब है वो लूजर है? ये तो एक सेट उन्होंने जो है ना कट ऑफ बना दिया है कि इस टास्क के बाद नेक्स्ट टास्क आएगा, तो आपने सिर्फ 3% और अचीव करना है। ठीक है, जी तो हाउ हाउ टू अचीव दिस 3%? अब आप उनमें आती हैं जो कि 70% से ज्यादा लोग हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने 70% ज्यादा स्कोर किया है लाइफ में इन दिस मीटिंग? समन के अलावा, और बुशरा, डॉक्टर फरजाना। हेरा, मेरा तो 70 से कम था। चलें, कोई बात नहीं, नो वरीज, उसका भी हम बताते हैं। जो मैम 70 मेरा या 71। 70% प्लस I was 71। going मतलब through मेरा with a lot of domestic issue. I don't know, but after ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, बट इतने डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ट्रेनिंग में भी तो सब कुछ हो रहा था, बट आफ्टर ट्रेनिंग सब कुछ हो क्या गया। तो आई हार्डली डोमेस्टिक स्टडी फॉर वन। डोमेस्टिक इश्यूज तो यार मैं कह रही हूँ जिसको नहीं है वो ज्यादा रेयर है, सबको ही है। मैं अपने हाँ नहीं, बताऊं तो ऐसे ही है, सबकी लाइक आंखों में माय आंसू आ फादर जाए। इन लॉ ही गॉट स्वेयर आरटी, तो ही वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। देन मेरे नेफ्यू को भी कार्डियक इशू हो गया। तो मतलब ऐसे अचानक से सडनली अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ इशू यूं करना शुरू कर दिए थे जो एक किसी की लाइफ से रिलेटेड चल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर एक मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो गई थी।
और देखिए मेरे बीइंग अ डॉक्टर इन अ फैमिली तो हर कोई फिर आप पे रिलाय कर रहा होता है। नहीं देखो ना, देखो पेपर अपनी जगह है, आपकी जिंदगी आपकी फैमिली सबसे पहले है। कोई मतलब एक दफा बिल्कुल नहीं हुआ, दूसरी दफा हो जाएगा। अपनी प्रायोरिटीज तो बिल्कुल फिक्स इंशाल्लाह होने चाहिए। इंशाल्लाह फिर तो आप बिल्कुल बड़े वैसे ही। सेल्फिश हो, आपके लिए बस अपना एग्जाम ही मैटर करता है। फिर वो तो नहीं कोई डॉक्टर, बिल्कुल पहला बिल्कुल ये ऐसे। जो पहला अटेम्प्ट जो है वो इसीलिए मेरा ये जो एम था पहला अटेम्प्ट देने का। ऑल्दो हमारे पास बहुत कम टाइम था, मेरे पास सिर्फ 2 मंथ्स थे ट्रेनिंग के बाद। और 2 मंथ्स में मुझे सिर्फ अपने आप को सिर्फ ये देखना था फर्स्ट अटेम्प्ट देके कि मैं किधर कहाँ खड़ी हूँ। मतलब मुझे जी कितना डॉक्टर हिना, मेरे पास भी तकरीबन 2.5 मंथ ही थे। मेरी भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही थी तो 71% स्कोर हुआ। हमें एंड टू देखना बी था कि वेरी कहाँ। ऑनेस्ट डॉक्टर हाँ हिरा, अगर मैंने स्कोर किया है, मेरी भी जनवरी के एंड पे ट्रेनिंग खत्म हुई थी, तो मैंने बिल्कुल 1 मंथ बिल्कुल आपका क्रैश कोर्स जो था ना, बहुत अच्छे से मैंने अटेम्प्ट करी थी, लाइक एवरी डे वाली रूटीन में फॉलो करी थी और बहुत अच्छा मैं पढ़ी। मैंने जितना भी स्कोर गेन किया है ना, वो बिकॉज ऑफ दिस क्रैश कोर्स। मैंने सीरियसली भी किया मैंने सिर्फ 10 टीचर के साथ ही किया हुआ था और कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा था। और मैंने सिर्फ ईवीएम। और ये भी बात ठीक है कि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, आपको थोड़ी कोई बड़ी बुक भी पढ़नी पड़ती है, बट मैंने सिर्फ 10 टीचर को फॉलो किया था और जो सारा आपका क्रैश कोर्स फॉलो करी। अगर मुझे इतना यकीन है कि अगर मैं शायद 1 महीना 1 डेढ़ महीना जो मैं नहीं पढ़ सकी वो पढ़ लेती तो शायद ये भी कवर हो जाता मेरा। सेम डॉक्टर हेरा, बिल्कुल सेम। एग्जैक्टली चलेंगे डॉक्टर हिना, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। चलें। देखिए आप सब एक स्पोर्ट ग्रुप में है, आप अकेले अकेले नहीं है। पहले ये होता था कि आप अकेले अकेले डिप्रेशन को बदल देते थे। ये सही है सही है। 29 जनवरी को हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई है, उसके बाद हम समझ गए, फिर उसके बाद ही कुछ फर्स्ट टाइप से नहीं लगा। मैडम इंशाल्लाह पेपर इंशाल्लाह हो 1 में जाएगा। जो वो पास है और पेपर 2 में 63% और मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। मैंने मतलब आपका क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया था और थ्योरी के लिए मैंने 10 टीचर्स पढ़ी थी। मैंने आईएमएम के एमसीक्यूज भी किए, मतलब अपनी तरफ से मैंने 100% दिया था और मैं कॉन्फिडेंट भी थी कि मेरे दोनों पेपर पास होंगे। जो आपने मुझे कीज भेजी है ना, उसमें मेरे मैक्सिमम 27 से 30 एमसीक्यूज गलत हैं। अब मुझे समझ नहीं लगती कि कहाँ पे गलती हुई है मुझसे। चलिए मैं बताती हूँ कहाँ पे गलती हुई है। आपको पूरा पेपर तो मिल ही जाएगा, लास्ट 30 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो आज इंशाल्लाह कर लेंगे। दूसरा ये कि देखें आप सब ना एक ग्रुप में हैं, स्पोर्ट ग्रुप है ये, आप सब पास नहीं कर पाए। आप कितने लोग हैं? अप्रोक्सीमेटली यू आर 49 पीपल ना। तो आपने एक दूसरे को ना हौसला देना है, हिम्मत बढ़ानी है, और ये सोच के ना बड़ा अच्छा लगता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक टीम है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि जो आपसे गलतियां हुई है ना, अब हमने उन गलतियों को ठीक भी करना है। अगर आप उनको ठीक नहीं करेंगे तो 72 स्कोर नेक्स्ट टाइम पे 72 ही आएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, पिन पॉइंट करना है बिल्कुल जो आपकी जो मिस्टेक्स हैं, और जब तक हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उनको करेक्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है। आफ्टर दिस पेपर ये जो 200 क्वेश्चंस आपको मिले हैं, 30 रह गए हैं, वो आज कर लेंगे। इसके बाद ना आप सबने अपना मुहासबा करना है कि इस क्वेश्चन में मुझे मसला पेश आया। किसी के लिए ऑन्कोलॉजी डिफरेंट होगा, डिफिकल्ट होगा, किसी के लिए लिवर क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, किसी के लिए मेडिकल डिसऑर्डर्स डिफिकल्ट होंगे, या किसी के लिए अर्ली प्रेगनेंसी का कोई एक मॉड्यूल, या किसी के लिए सभी चीजें डिफिकल्ट होंगी। तो आपने ना पिन पॉइंट करने स्पेसिफिक टॉपिक्स। ठीक है, आपने उन्हीं से स्टार्ट करना है। अगर आप कहें कि मैंने थ्योरी रिपीट करनी है, पूरी थ्योरी दोबारा पढ़नी है, कोई फायदा नहीं है। पूरा आपने पूल दोबारा करना, कोई फायदा नहीं है। आपने अपने आप को देखना है कि आपको क्या चीज मुश्किल लगती है। ठीक है। इफ आई विल से, मुझे आपका पेपर पढ़ के मुझे लगा कि ऑन्कोलॉजी थोड़ी सी ना ट्रिकी थी, या इन्फेक्शन के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, तो मैं अगर एग्जाम कैंडिडेट हूँ तो मैंने ये दोनों मॉड्यूल्स पे काफी फोकस करना है बिफोर दिस कि आई विल अपीयर इन एग्जाम। ठीक है। तो आपने भी ये पूरा पेपर अपना देखना है और अपने जो डिफिकल्ट एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं को ही आपने स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। अदरवाइज ये जो 72 स्कोर है ना, बिलीव मी, मेरे पास एफसीपीएस और एमसीपीएस के भी काफी स्टूडेंट्स हैं, वो सेम स्कोर रिपीट करते रहते हैं और वो एक दफा एग्जाम देंगे, दोबारा फिर दोबारा उसी अंदाज में देंगे। वो अपना मुहासबा ही नहीं कर रहे होते कि बेसिकली हमें क्या मुश्किल पेश आती है। ठीक है। तो हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। तो आपने अपने आप को देखना है, अपने डिफिकल्ट एरियाज निकालने हैं, आप उन पे वर्क करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये 72 से 75 हो जाएगा। ठीक है। तो इफ एनीवन हु हैज स्कोर 70% प्लस, तो मेरे मुताबिक थ्योरी आपकी अच्छी है। मतलब ऐसी थ्योरी है
कि आप आराम से नेक्स्ट टाइम पास हो सकते हैं। मसला जो है आपने ड्रिल करनी है आपने एमसीक्यूज पे मैक्सिमम। तो हाउ डॉक्टर यू हेरा, आपने जैसे जब आपका आपका क्रैश कोर्स की ओरिएंटेशन थी तो सबसे पहले जो आपने सेशन लिया था सिर्फ ओरिएंटेशन का, तो आपने कहा था कि वो लोग इस ग्रुप में ना आए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। आप यकीन करें कि हम पहले की तो छोड़ ही दें कि हमने कुछ पढ़ा ही था, समझ लें आपका ग्रुप ज्वाइन किया था और बुक खोली थी। सच बात लेकिन कह रही हूँ अब रोजे में। चले, लेकिन मतलब थ्योरी अच्छी कि ना हो ना फिर। इतना ऐसा लग रहा था कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं, मतलब समझे कि आपकी जो बातें सुन रहे थे, क्योंकि पता नहीं आई डोंट नो कि कितने इस ग्रुप में फर्स्ट अटेम्प्ट किए, हमने पहली दफा बुक खोली थी क्योंकि हमें टाइम ही नहीं था, समझ लें। चलें अब खोल लें, अल्लाह ने अब मौका दे दिया है, ठीक है। बिल्कुल आप बिल्कुल सिर्फ डॉक्टर, एग्जाम पास नहीं करना, प्रैक्टिस भी करनी है, पेशेंट्स भी देखने हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बस और सारी आपके उम्र कोर्स के देखना साथ है। साथ ही बुक पढ़ी है हमने, बस ये किया है। चलें अब हम दोबारा से पढ़ेंगे। इफ योर स्कोर इज 70% बिलो, तो मैं ये कह रही हूँ कि दोबारा से थ्योरी पढ़ें। अगर प्लस भी है, अगर आपको लगता है कि थ्योरी में आपको खुद पता है अपना, तो थ्योरी से ही स्टार्ट करें। सिर्फ पास पेपर्स को क्रैम करने से ना मसला हल नहीं होता। बिल्कुल चले मान लें मसला हल हो गया, 75% आ गया आपका जो पेपर था। मुझे लगता है वो पास पेपर अगर अच्छे तरीके से किए हुए होते, अगर अच्छे तरीके से किए पास हो जाना था, क्योंकि काफी रिपीट था। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद तो क्लिनिकल्स है, फिर रह जाओगे आप। जब तक थ्योरी अच्छी नहीं है आपका पूरा एग्जाम नहीं पास हो सकता, ठीक है। और अगर कोई मौजा हो जाए, एग्जाम पास भी हो जाए, तो फिर ओपीडी में रह जाओगे, पेशेंट नहीं सेस कर पाओगे। तो अच्छी थ्योरी, अच्छा नॉलेज तो बैकबोन है, ना सिर्फ आपके डॉक्टर एग्जाम की, ओपीडी की भी, डॉक्टर आपके अगर प्रैक्टिस। मेरा वो आपकी बात तो सही है, लेकिन ये बाज़ औक़ात काफी ये भी ट्रॉमा होता है कि जिसको आप जो आपके साथ होते हैं वो आप जो आपके साथ पढ़ते हैं वो आपसे आगे निकल जाते हैं। तो वो जैसे अब हाँ मेरा अटेम्प्ट था, मैं पेपर 1 करके आई थी तो मैं बहुत खुश थी, मतलब इंटरनली में थी कि हाँ भाई इस बार फर्स्ट टाइम मैं हुआ था। हालांकि मेरा 4th अटेम्प्ट था, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उन सबका फर्स्ट था, मेरा 4th था, और हमेशा मेरा स्कोर आता था 59 58 59 58। याद है आपसे भी बात हुई थी तो आपने कहा था मतलब तुम्हारा यही आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी थ्योरी वीक है, तुम थ्योरी को। फिर मैं आपके कोर्स के साथ चलती रही, फिर एमसीक्यूज, और फिर हमने अपने आपस में एक पार्टनर्स बनाया, हम डिस्कस करते थे। सादिया थी मेरे साथ, मेरी सादिया में हम। कल सादिया से बात हुई है, वो बता रही थी आपका। हाँ तो मेरा जो है ना, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे आखिर में ये था, मेरे साथ जो डॉक्टर राबिया थी वो हालांकि मुझसे ज्यादा सीनियर थी, लेकिन उसको मैंने पढ़ाया था। मतलब वो किसी कोर्स में नहीं थी, वो मुझसे डिस्कस करती थी, बस पॉइंट्स लिखती थी, डिस्कस करती थी, पॉइंट्स लिखती थी। हमने 2 साल एक साथ पढ़ा, उनका निकल गया। मेरा पेपर 1 में 71 स्कोर है, पेपर 1। और पेपर 2 में मेरा एकदम से ड्रॉप होके 60 आ गया। पेपर 2 में मेरा 60 है, तो एग्रीगेट करके मेरी 66 समथिंग इस तरह परसेंटेज बन रही है। तो मैं तो बिल्कुल, पहला दिन तो मेरा ऐसा था कि मैं कहीं, बस मैंने तो गिव अप कर लिया था, मैंने कहा मैं अब नहीं दे रही, बस हो गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे कुछ भी, मूर्ख, मैं क्या। देखो हम हमारी जिंदगी है ना मुख्तलिफ है, हमारे जो माइंड है वो भी मुख्तलिफ हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस भी मुख्तलिफ हैं। अगर आपको लगता है पेरेंटली जो बच्चे पास हो गए हैं वो आपसे ज्यादा हैं, तो यू डोंट नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, तो मुझे हर सादिया का तो बहुत खुशी हुई, उसको मुझे इतनी खुशी हुई कि वो पास हुई। मैंने उसे बोला भी, मैंने कहा तुम डिजर्व करती थी, तुमने बहुत मेहनत की थी। हालांकि उसके लाइफ भी बहुत अप्स एंड डाउन थे, लेकिन उसने की थी बहुत। मतलब अच्छी बात है कि वो तो, निकल गई, वरना तो मैं तो उसके देखें लिए भी अब, यार। हाँ देखें, टेक होम मैसेज ये है कि हर बंदे की अपनी ही सफरिंग, अपनी ही फाइट है। हाँ, हम अपनी खुद को अप्रोच कंपेयर होती नहीं, है। खुद को हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, जब मैं अपने ग्रुप में सबसे आखिरी थी जो पास हुई हूँ, सारे मुझसे पहले पास हो गए, इसे क्या फर्क पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। ऑब्वियसली अब सभी ने एफसीपीएस किया हुआ है तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है मेरे लिए जितना डिफिकल्ट पाथ था ना, जितना मेरे लिए डिफिकल्ट था, उसी की वजह से मैं पढ़ा रही हूँ। मैं अगर पहली टर्म में निकल जाती तो मैं नहीं पढ़ा पाती तुम लोगों को, क्योंकि मैंने इतना पढ़ना नहीं था, और ना ही मैं इतना, मुझे वो सफरिंग का और पेन का अंदाजा होता है जो बंदा गुजरता है, पास ना होना, फैमिली इश्यूज, बच्चों को देखना, फाइनेंशियल हाँ, इश्यूज, और इन लॉज का सारी बिल्कुल चीजें प्रेशर। ठीक कह रही हैं आप। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपकी फ्रेंड्स हैं वो पास हो जाएं, मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह माफ करे, हम कोई ऐसे तो नहीं है बखील, लेकिन दुख तो होता है दोस्त पास हो मतलब जाए। मुझे मुझे ये होता है, मैंने कहा उसके पास होने की खुशी भी थी, लेकिन अपने फेल होने का गम उससे ज्यादा था कि मतलब यार क्या है, कहाँ मैं कहीं गई। मतलब जब मैंने 71 स्कोर देखा, मैंने कहा यार कभी ऐसा स्कोर मेरा इतना नहीं आया, इसका मतलब मैंने इस बार मेहनत की है, तभी तो 71 तक पहुंची हूँ ना। तो लेकिन आपने लेकिन जो मुल्क पेपर, पेपर देखा है?
पेपर 170 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कहाँ कितना हाँ, प्रॉब्लम होगी? मुझे ऑनको, मैम मेरी ऑनको वीक है और इन्फेक्शन, ये आपने जो पिन पाउंड किया ना, और वो जो आपका वो है ना अपना वो अपना प्राइमरी एमिनोरिया, और ये जो ये चीज, ये 3 टॉपिक्स है ना, ये मुझे लगता है कि मुझे अगर मैं डूबी हूँ ना, इनकी वजह से डूबी हूँ। तो देखो एंडोक्राइन, आपने एंडोक्राइन से स्टार्ट करना है, ठीक है? हाँ ये पिट्यूटरी हार्मोन, सेंट्रल हार्मोन्स, फिर ओवेरियन हार्मोन्स, और फिर इनका जो मैकेनिज्म है या इनका इन्फ्लुएंस एंडोमेट्रियम पे, वहां से स्टार्ट करना है। बहुत बेसिक सा आप स्टार्ट करें, आप टेंटेटर से स्टार्ट करें, फिर आप जाएं ड्यूहर्स्ट पे। एडोलेसेंट या जनरल गायनी ड्यूहर्स्ट में ही अच्छी है, फिर आप हाँ पढ़ेंगे यूएस इंशाल्लाह, फिर मजा आएगा। इन्हीं 3 चीजों को एड्रेस कर लें, 71 से चली जाएंगी आराम से 75% प्लस। लेकिन एग्रीगेट मेरे जो है ना 66 है, अब 66 से 75 मतलब ऑलमोस्ट 10 to 11% इंक्रीज करना है। और ये 10 to 11% से मुराद पता है, क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलमोस्ट 30, हाँ मैंने काउंट किया ना जो अभी तक हमने किए, उसमें से मेरे जो गलत हुए, मुझे लग रहा है मेरे 32 35 तकरीबन गलत हुए होंगे, क्योंकि पेपर लेकिन वन अगर हम 32 ही ठीक करने के लिए पढ़ें तो फिर भी हम घाटे में हैं। हमें तो पढ़ना चाहिए 50 ठीक करने के लिए, मतलब आपकी अब तैयारी होनी चाहिए 50 75 नहीं, MCQs बल्कि तक, बल्कि 95 पे होनी चाहिए। 90। मैं तो कहूंगी 95 पे होनी चाहिए, और आप कर सकते हो। जब आप 70 तक आ सकते हो तो आप आराम से आगे 15% भी इंक्रीज कर सकते हो। नहीं कर सकते, कर सकते हो। आपने पता क्या करना है, अब आपने एफसीपीएस का पूल भी करना है। ऐड एफसीपीएस पूल इन योर प्रैक्टिस। मैं यूजुअली एमसीपीएस के बच्चों को एफसीपीएस का पूल नहीं कराती, लेकिन मुर्ख सिर्फ आप जरूर करोगे एफसीपीएस का पूल। उससे आपकी ठीक है। जनरल गायनी, एंडो इन्फेक्शन को बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ठीक है। एफसीपीएस में के क्वेश्चंस में ना गायनी ज्यादा ट्रिकी होती है ना, क्योंकि हाँ एमसीपीएस में 50% ओब्स गायनी होती है, आईएमएम में 70% ओब्स होती है। जब हम आते हैं एफसीपीएस में तो 70% गायनी हो जाती है। तो आपकी गायनी मुझे लग रही है वीक, तो स्टार्ट फ्रॉम गायनी, और इसके लिए सबसे अच्छा पूल आपको एफसीपीएस में मिलेगा, ठीक है? चलो सही। और जो एमसीक्यूज की बुक्स है ना एमसीपीएस के लिए, मैं एफसीपीएस के लिए नहीं कहती, मैं एमसीपीएस की बात कर रही हूँ। लेंज और प्री टेस्ट, ये 2 किताबें आप छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, पहले तो मैं कहती थी कि बच्चे खुद ही पढ़ लें, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया आप लोग खुद तो पढ़ते नहीं है, इतने सारे इश्यूज होते हैं, टीम में चलता है बंदा तो समहाउ पढ़ ही लेता है। तो मैंने डॉक्टर सारी से डिस्कस किया है, वो आईएमएम में कराती है, बट आप लोगों को वो करवा देंगी, ठीक है? लेंज एंड प्री टेस्ट। प्री टेस्ट का एडिशन नया आया है, बड़ा अच्छा है, इसको भी देखेंगे। और आप देखेंगे काफी सारे क्वेश्चंस लेंज और प्री टेस्ट से आ रहे होते हैं। अच्छा, विलियम भी इंपॉर्टेंट है, विलियम से भी आते हैं, लेकिन विलियम में इतनी ज्यादा बड़ी बुक है ना, पॉसिबल ही नहीं है इसको करना, ठीक है? और इसके क्वेश्चन से ही मसले हैं, क्योंकि क्वेश्चन होता है सीपीएस में आता है, की जो होती है वो फिर गाइडलाइन की नहीं होती, पुरानी होती है या डिफरेंट अमेरिकन गाइडलाइंस की होती है। तो विलियम के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ना, सिलेक्टेड ओनली गायनी ऑब्स के, वो आप करें। वो हमने जमा किए हुए हैं आपका पूल देख के, और उनकी कीज भी हमने रिवाइज की हुई है, ठीक है? बस तो प्रैक्टिस बुक्स आपने ये 3 रखनी है, लेंज, प्री टेस्ट एंड विलियम, राइट? जी ये मैम। किसी के लिए भी है, इफ योर स्कोर इज 70% बिलो और अबव। देखिए एसबीए बुक्स तो करनी है ना, तो आपने ये वाली बुक्स करनी है। एवरीवन विल डू दिस 3 बुक्स, लेंज, प्री टेस्ट एंड विलियम सिलेक्टेड यूनिट्स। अच्छा, उसके बाद फिर आपने आपका ये जो प्रैक्टिस बुक्स हो गई एमआरसीओजी वाली जो है, मैम लेकिन ये जो इसके प्री टेस्ट साथ की न्यू बुक आई है, मतलब प्री टेस्ट का न्यू आया है एडिशन, वो लेना पड़ेगा क्योंकि ओल्ड तो है हमारे पास। हाँ न्यू जो ले न्यू लें, आया वो चेंज है। न्यू। अच्छा, मेरे आईएमएम के बच्चों से बात हुई थी एंड दे वर रिकमेंडिंग के डिफरेंट। अच्छा चलो सही है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पूल पे। पूल से मुराद ये है कि अब आपने अपना पेपर भी देखा है, मुझे तो हर पेपर पूल का लग रहा था। हाँ, ऑप्शंस डिफरेंट थे, अच्छी थियरी होती है तो आप अप्रोच कर सकते हैं, बट बिलीव मी ये जो आपका एमसीबीएस का पेपर है, मैं ये वो कहूँ आपके कि पूल से था, वो आपके 90% आपके पूल्स का था। वो ऑप्शंस चेंज थे 90%, हाँ ऑप्शन जी डिफरेंट थे, बट मैम 90% बिल्कुल। पूल से था। मैं एक मतलब बात कहना चाहती हूँ। इस टाइम जी पढ़ के जी यही लग रहा था कि जो है ना, ये मैंने सवाल कहीं ना कहीं देखा हुआ है पूल में। अब इसके ऑप्शंस चेंज है, तो थ्योरी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो वो आप अप्रोच कर सकते हो। जी मैम यही था। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे मैम दोनों पेपर्स मैम, मतलब अगर मैं
कहूँ तो मुझे वो करते हुए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगे थे। ऐसे लग रहा था जैसे ना क्वेश्चंस तो सामने से गुजरे हैं। मेरे जो फिर अगर आंसर्स रॉन्ग हुए तो वो मुझे यही लग रहा है कि मेरी अपनी थ्योरी जो है वो स्ट्रांग नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे थोड़े से मिक्स हो गए ऑप्शन। अच्छा, जो 10% आप कह रहे हैं ना पूल से नहीं आया, वो भी पूल से आया है, बिकॉज मैं तो एफसीपीएस को भी कर रही होती हूँ, पढ़ा रही होती जी हूँ, तो वो बिल्कुल। एफसीपीएस के थे। ठीक है, तो जी मैम बिल्कुल, ये पूल से बहुत था। तो अब हमने एमसीक्यूज के लिए जो प्रैक्टिस बुक्स हैं वो लेंज, प्री टेस्ट, विलियम सिलेक्टेड करनी है, और कोई जरूरत नहीं एंड्रयू मास्टरिंग और पता नहीं वो कितनी 20 किताबें हैं, कोई जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, फिर इसके बाद आप पूल करें। पूल की जो 4 बुक्स हैं, आईएमएम, एमसीपीएस, एफसीपीएस और स्पेशल एडिशन, और ये फिर हमने वो अंधों की तरह नहीं करना जो बुक में की है जिसमें एरर भी होते हैं इतने। ठीक है, ये हमने करना है विद डिस्कशन, विद गुड थ्योरी। जो क्विज आया है ना, जैसे क्विज आया है सिन पे, ठीक है, कि प्रेगनेंसी में सिन 3 का क्या करना है, और वो नॉन प्रेग्नेंट है तो क्या करना है, दोनों की डिफरेंट है। प्रेगनेंसी में कुछ नहीं करना, बट अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो फिर लेट्स करनी है। लेट्स की ऑप्शन नहीं है तो कौन करनी है, कौन की ऑप्शन नहीं है तो फिर कोई थर्ड वन करनी है जिसमें जो कि उन सब में बेहतर हो, राइट। तो जब आपने क्विज करना है कोई भी पूल का, तो आपने उस टॉपिक को भी गो थ्रू करना है, लेकिन टॉपिक तो गो थ्रू हो नहीं सकता, फिर कैसे गो थ्रू करेंगे, तो क्विकली उसके कार्ड्स गो थ्रू करेंगे, तो यू विल हैव एक्सेस टुवर्ड्स कार्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे अपनी एमसीक्यूज, और जब हम एमसीक्यूज करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और फटाफट कार्ड्स भी देख रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हमारी थ्योरी भी रिपीट हुए जा रही है, मतलब मल्टीपल टाइम। और थ्योरी जो है इसके अलावा हम A to Z भी करेंगे। ठीक है, तो इफ योर स्कोर इज 70% प्लस, अगर आप चाहें थ्योरी खुद से करना तो खुद से कर लें, बट ये जो पूल है ना, ये खुद से ना करें, बिल्कुल खुद से ना करें। टीम इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते एक क्वेश्चन में हजारों बुक्स खोल के रेफरेंस ढूंढने पड़ते हैं, ये टीम वर्क होता है। ठीक है, तो 70% वाले इस तरह से तैयारी करें। इफ दे वांट टू ज्वाइन मेड होम फॉर दिस, तो मैं आपको बता दूंगी इसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, एंड पे हाँ, अब जो उनका 70% से बिलो स्कोर है ना, उन्होंने क्या करना है, उनको भाई थ्योरी पे फोकस करना है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी थ्योरी अच्छी ना हो और आप 70% से बिलो फॉल करो। ठीक है, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छी थ्योरी वाला बाय एनी मीन 70% तक ले ही जाता है खुद को, और अगर नहीं लेके जा रहा तो फिर आपके मसला ये है कि थ्योरी अच्छी नहीं है, तो अगेन स्टार्ट फ्रॉम थ्योरी। तो हमारी जो प्रायोरिटी है ना बिलो 70, वो थ्योरी है, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, बस, और कुछ भी नहीं है। अनटिल अनलेस थ्योरी अच्छी नहीं है तो फिर आपको तो सेंस ही नहीं आनी, डेवलप होनी कि कैसे क्वेश्चन को एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करना भी तो एक आर्ट है, 5 में से अगर 4 एक्सक्लूड करनी है वो तभी होंगी जब थ्योरी अच्छी है। आल तो 5 की 5 गलत हैं, लेकिन फिर भी थ्योरी अच्छी है तो सबसे कम गलत भी चूज कर सकते हो, वरना तो सारी गलत लगेंगी या सारी ठीक लगेंगी। अगर अपने पूल को क्रैम भी किया हुआ है तो पूल में जो ऑप्शंस आती हैं एग्जाम में नेक्स्ट चेंज हो जाती हैं। ठीक है मैम, इस बार तो मैंने ये जज किया था कि पूल में क्वेश्चंस आपके स्टेम सेम था, ऑप्शन चेंज थे, और वो इतने सिमिलर थे कि अगर वो नहीं पता ना कि अगर प्रेगनेंसी है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, नॉन प्रेग्नेंट तो क्या है, मीनोपॉज है तो क्या है, अगर इनफर्टिलिटी के साथ आई है तो क्या है, तो ये सारी चीजें एक्सक्लूड करनी है फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि अब ऑप्शंस इतने सिमिलर होते हैं। बिल्कुल, तो वही बात होगी ना, अच्छी थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी के लिए जो है इस हफ्ते नया सेशन स्टार्ट होगा। जो पुराना सेशन लास्ट मॉड्यूल था फिटल मेडिसिन, वो अभी खत्म हो जाएगा। जिन्होंने लिया होगा उनको अंदाजा हो गया मैं क्या कह रही हूँ, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू सेशन। ठीक है, आज आई थिंक क्या डेट है, अप्रैल की क्या डेट है, 21 आज 21 25 अप्रैल से थ्योरी का न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। मैडम ये सितंबर में हमारा एग्जाम जो है ये किस डेट को होता है रफली? 27 डेट आई है ना, 27 को अच्छा है तो आ शायद गई। 28 को। हाँ हाँ, डेट है, डेट ऑलरेडी तो मेंशन यहाँ होगी। थ्योरी नहीं होगी इस ग्रुप में? स्पोर्ट ग्रुप में तो मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि आप पढ़ लें, ठीक है, बट अगर आप ऑफिशियल थ्योरी ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको एक्सेस मिलेगी इन 7 मॉड्यूल्स। लेट्स सपोज हम स्टार्ट करेंगे
ऑन्कोलॉजी से, ऑब्वियसली हम ऑन्कोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं 25 से, तो उसमें आपको ऑन्कोलॉजी का प्लानर मिल जाएगा कि ये कैंसर और प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस हैं, इन डेज में करनी है और इन डेट्स पे करनी है, और जिस डे और डेट पे वो लेक्चर हो, वो टॉपिक होगा, उस पे उसी दिन आपको एक लेक्चर मिल जाएगा छोटा सा क्रिस्प कंसाइज के, क्या लिखा हुआ है, कैसे एग्जाम में आपने अप्रोच करना है, और नेक्स्ट डे उस पे आपको क्विज मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह करके वो ऑन्कोलॉजी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो एंड पे आपको 3 या 4 रेस्ट डेज मिल जाएंगे। कवर नहीं कर पाए अपने टॉपिक्स तो उनमें पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका एक मॉड्यूल का क्विज हो जाएगा, और फिर हम यूरोगाइनी स्टार्ट कर लेंगे, और इसी तरह करते 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 3 मंथ्स में ऑन्कोलॉजी, यूरोगाइनी, लेबर, इन्फेक्शंस, जनरल गाइनी, जनरल ओब्स और मेडिकल डिसऑर्डर हम कर लेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ ही 40-50 हमारे टॉपिक क्विज भी। तो ये हमारी बहुत ही फंटास्टिक एक अच्छी थ्योरी अच्छी कवर हो जाएगी। तो इस वाले ग्रुप में और इसमें डॉक्टर क्या फर्क है फिर दोनों में, कौन सपोर्ट से में और ग्रुप? थ्योरी? स्पोर्ट ग्रुप में मकसद ये होता है, अभी मेरे एफसीपीएस का भी स्पोर्ट ग्रुप चल रहा है, उसमें बच्चे जो हैं उनको अंदाजा है कि भाई हम सब यही हैं, हम रह गए हैं, एक कम्युनिटी बन जाती है। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हो, आपका दिल नहीं चाहता कितने भी पाकिस्तानी है ढूंढ लो, उनके साथ मिलो, हैं, ईद की नमाज पे जाओ। तो इसी तरह जब आप रह जाते हो एक एग्जाम में और आपको पता हो कि ये बाकी 49 भी वैसे ही हैं जो मेरी तरह ही हैं, तो आप अपने आप को अलोन और डिप्रेस फील नहीं करते। मैं इसीलिए स्पोर्ट ग्रुप बनाती हूँ, और उसमें मैं 1-2 क्लास के बच्चों को ना मॉनिटर बना देती हूँ, वो फिर पूल के क्वेश्चंस कवर कराते हैं। ठीक है, और अगर आप लेट्स सपोज अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते मेड होम का ऑफिशियल थ्योरी कोर्स, तो मैं आप लोगों को प्लानर दे दूंगी स्पोर्ट ग्रुप में कि आप इस प्लान के थ्रू खुद से पढ़ लें। तो ये स्पोर्ट ग्रुप में होगा। और स्पोर्ट मैडम ग्रुप में भी आप ये जो जाएंगे? जी जी। ये जो 3 मंथ्स का हमारा जो कोर्स थ्योरी वाला कंप्लीट होगा, ये जुलाई में हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है, मतलब कि नहीं 2 नहीं, महीने जुलाई में नहीं पहले। होगा। आप जी अभी अगर आप अब ज्वाइन करेंगे तो जी जी। आपका तो मई, हाँ जून और जुलाई, पूरा जुलाई लग जाएगा। जुलाई में लग आपका जाएगा। कंप्लीट होगा। ठीक है, अगस्त ठीक और सितंबर की जो 27 तक है, इसमें आप ना अपने रिवीजन करेंगे काफी दफा, है। और इसके साथ ही ठीक आपका है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रैश क्रैश कोर्स कोर्स में स्टार्ट क्विज भी कर रहे हैं, टॉपिक क्विज भी कर रहे हैं, और आपकी रिवीजन भी चल रही है। तो लेकिन आपने ये वाले 3 महीने बहुत अच्छे यूज कर लिए हैं, तो ये वाले जो 2 महीने हैं ये सिर्फ रिवीजन ही होगी, क्योंकि इन 3 महीनों में जो आपके रिकॉल्स थे वो टॉपिक वाइज आप कर ही चुके हो। मैं समझे आधा क्रैश कोर्स आप पहले ही कर चुके हो। ठीक है, तो फिर आप अगस्त सितंबर में दोबारा से पास, पहले तो आपने कोई टॉपिक वाइज क्विज किए थे ना रिकॉल्स के, अब पेपर वाइज करोगे, सेकंड रिवीजन हो रही है लेट्स सपोज। और जो जिनकी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, जो एमसीपीएस के बच्चे हैं, या जिनका जो है स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, मैं उनको ये कहूंगी वो इस दफा एफसीपीएस का पूल भी करें। सिर्फ उनको कहूंगी। वैसे एफसीपीएस का पूल करना मुझे एमसीपीएस पे ज्यादा लगता है, बगैर एफसीपीएस का पूल किए भी बच्चे पास हुए हैं। लेकिन अगर आप भी स्पेसिफिक रह रहे हो और आपके जो डिफिकल्ट एरियाज हैं वो हैं ही गायनी के, तो यू शुड ज्वाइन एफसीपीएस टू। अदरवाइज अगस्त सितंबर में हम आईएमएम और एमसीपीएस के पास पेपर्स करेंगे। आई थिंक आईएमएम के 9 इयर्स का पूल है, इसके 18 पेपर बन जाते हैं, और एमसीपीएस के आई थिंक 7 इयर्स का पूल है, इसके 14 पेपर बन जाते हैं। तो ये टोटल 18 और 14 पेपर हम मिलाएं तो ये 35 प्लस पेपर्स बन जाएंगे, और हर पेपर में आप समझें 200 क्वेश्चंस हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 10-15 हजार हम प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस, और 90% आपके एग्जाम में आने ही आने। लेकिन इस दफा आपने पूल को भी कवर किया है, इस दफा आपने थ्योरी भी अच्छी की है, तो आपका जो मेरे मुताबिक जो आपका स्कोर है, अगर आप इस तरह फॉलो करते हैं तो 90% प्लस है। आपने तो फिर लेना 75 था, इजीली पास हो जाओगे, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्लिनिकल भी अच्छा निकल जाए, क्योंकि अब जो क्लिनिकल है वो सिर्फ उसी का पास हो सकता है जिसकी थ्योरी अच्छी है, क्योंकि शॉर्ट केसेस आ गए हैं, जस्ट लाइक जो अपनी गाइडलाइन वाली बातें करनी होती हैं। सही। तो मैं आप, लेकिन ये सारा आपने अपने आप को एनालिसिस तब करना है कि आपने कौन से ग्रुप में जाना है, जब आप अपना जो रीसेंट पेपर है वो सुन लें। ठीक है, रीसेंट पेपर ही आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हो, वरना आपको अपना बड़े बारे में बड़ी खुशफहमी होती है। ठीक है, चले मैं आपको आपका रीसेंट पेपर के कुछ क्वेश्चंस थे वो रह गए थे, आज हम कर लेते हैं। तो मैम इंशाल्लाह ये 25 अप्रैल से आपके प्रॉपर हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है मैम, मैं तो सच में अप्लाई करना चाहती हूँ थ्योरी के लिए, क्योंकि एक प्रॉपर इतना अच्छा टाइम टेबल मैनेज हो जाता है ना उससे, कि बंदे को खुद भी पढ़ने में मजा आता है। आई रियली वांट टू डेफिनेटली। जॉइन दैट कि अच्छा मुझे कोई टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ मुझे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। वैसे ना मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग ना मेडिकल स्टूडेंट्स हो, ऐसा नहीं है कि आपको ट्यूशन की जरूरत है। आपने अभी तक सारे एग्जाम बगैर ट्यूशन ही पास किए हैं। अब जो ऐसे इस लेवल पे मोटिवेशन चाहिए होती है ना, वो ये होता है कि आप बिजी होते हो फैमिली लाइफ में, और बड़े मसले होते हैं। आपको डेली मोटिवेशन चाहिए, डेली आपको पता होना चाहिए कि अगले जो 50 लोग हैं वो टॉपिक कर चुके हैं, मैंने नहीं किया। बस ये एक ना जुनून होता है, पैशन होता है कि यार मैं पीछे तो नहीं रह रही। और टीम में एक फ्लो होता है, मोमेंटम होती है, एक इंटरेस्ट होता है। अकेले तो ना बहुत जल्दी बंदा डिसहार्ट हो डॉक्टर आप जाता यहाँ प्लानर भी भेज दीजिएगा। है। ओके ओके, आई विल सेंड। जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हेलो। जी 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 पूछें। हाँ वो डॉक्टर हिना, मेरा ना पेपर 1 में 74.25 उन्होंने स्कोर दिया है, तो 25 का क्या मतलब है, लाइक ये मेरा कैसे उन्होंने वो किया, और सेकंड पेपर में उन्होंने मुझे 62 स्कोर किया। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ये हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना कि ओल्ड लेडी पैसरी रखी हुई है, उसको फंगेटिंग मैस एलोएथेरा वजाइना पे डायग्नोसिस बता दें। अब सारे कार्सिनोमास ही हैं, तो एक पेशेंट जो इतनी ओल्ड है और जिसको फंगेटिंग मैस एलोएथेरा वजाइना पे क्या हो सकता है इस एज में। और एडिनोकार्सिनोमा तो होने से रहा, क्योंकि वजाइना की एपिथेलियम स्क्वेमस होती है। ठीक है, मैस वैन और विन की सूरत में कभी भी नहीं आता, सिन विन की इतना बड़ा फंगेटिंग मैस नहीं आता। तो फिर ले दे के स्क्वेमस कार्सिनोमा बच गया। अब ये वाला क्वेश्चन लेट्स सपोज 100 लोगों में से 100 लोगों ने ही ठीक किया है, इसका स्कोर 1 नहीं होगा, इसका स्कोर 0.5 होगा। ठीक है। अच्छा, और इसी तरह अगर यही वाला क्वेश्चन 100 लोगों में से सबने गलत किया है, इसका स्कोर जो है वो अगेन 0.5 होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेतुका था। तो ऐसा क्वेश्चन जो सब ठीक करते हैं उसकी परसेंटेज कम हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन जो सब खराब करते हैं उसकी परसेंटेज ड्रॉप कर जाती है। ऐसा क्वेश्चन जो 50% ठीक कर रहे हैं, 50% गलत कर रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस पे आपको क्रेडिट ज्यादा मिलता है। मतलब 1 नहीं तो 1.5 भी का भी एक क्वेश्चन ऐसा होता है। तो इसी तरह आप अपनी परसेंटेज देखेंगे ना 0.25 15 में आती है। ठीक है, तो जी हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का नहीं है, 1 मार्क्स का। अगर आपके क्वेश्चन लेट्स सपोज आपके 20-30 पेपर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी ने भी ठीक नहीं किए ना, आपकी जो परसेंटाइल है वो ड्रॉप कर जाएगी, 75 से 65 पे आ जाती है। परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगी बायोस्टैट कराते हुए। अच्छा, क्वेश्चन है 171। अब 170 तक आपके लाइब्रेरी में मैंने आपके स्पोर्ट ग्रुप में मैंने डाल दिया है। ठीक है, ताकि आप अपना मुहासबा करें, आपको पता चले कि आपने की कहाँ आपसे गलत हुई और कैसे आपने ठीक करने हैं। 171 से 200 आई विल डू नाउ। तो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट आ गई है और ऑन एग्जामिनेशन वल्वा वजाइना सर्विक्स सब कुछ ठीक है, यूट्रस सॉफ्ट और बल्की है। क्या लगता है आपको, सॉफ्ट बल्की यूट्रस है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, क्या करना चाहिए? आइडियली तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में टीवीएस करना चाहिए ना, ये हमें पता है अच्छी थ्योरी से। तो हाँ जी। टीवीएस ऑप्शन में नहीं, टीवीएस अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर नेक्स्ट बेस्ट तो हिस्टेरो बन गया ना। हाँ हिस्टेरो है। लेकिन अगर टीवीएस ऑप्शन में नहीं है तो तब ना, अब आप बताएं ऑप्शन क्या है। मैम अगर टीवीएस भी नहीं है, हिस्टेरोस्कोपी नहीं, तो फिर एंड्रोमीटर, मतलब फिर तो हिस्टेरोस्कोपी, इसका टीवीएस तो इसका आंसर, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर हिस्टेरोस्कोपी हो सकता है, बायोप्सी भी हो सकता है हाँ बायोप्सी भी हो सकता है। या हिस्टेरो फॉलोइंग बायोप्सी भी हो सकता है, हाँ जी। या सिर्फ बहुत कंफ्यूजिंग मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप पाइपल, अपना पाइपल भी तो डाल सकते हैं। नहीं, आप बताएं कि ऑप्शन क्या थी, फिर मैं बताती हूँ। एंडोमेट्रियल सैंपलिंग भी हो सकता है। आपको याद नहीं आ रही, पाइपल कोई बात। देखिए, जब हिस्टेरोस्कोपी है ना, बायोप्सी पाइपल दोनों आए हैं, तो ऑलवेज चूज हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन है, रिकमेंडेड है, पाइपल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है इसमें अगर टीवीएस है तो टीवीएस ही करना चाहिए। अगर टीवीएस नहीं है
तो फिर आपने बायोप्सी लेनी है। तो अकलौते हिस्टेरोस्कोपी से बेहतर है हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी। लेट्स सपोज हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी भी ऑप्शन में नहीं है और पाइपल ऑप्शन में है और हिस्टेरोस्कोपी ऑप्शन में, फिर आप पाइपल करेंगे, क्योंकि हिस्टेरोस्कोपी तो सिर्फ बायोप्सी तो नहीं ले रही ना, मसला तो बायोप्सी लेने का, तो एटलीस्ट पाइपल बायोप्सी तो ले रही है ना। इसका मतलब मैम इसमें जो आंसर होगा, फॉर एग्जांपल अगर हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी एक साथ में नहीं आ रहा, चारों अलग अलग आए और पाइपल ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले हम पाइपल पे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पाइपल की बायोप्सी पे जाएंगे। ओनली बायोप्सी का मतलब क्या है, किस कहाँ की बायोप्सी, वल्वा की तो पाइपल है ही एंडोमेट्रियल सैंपलर। इस तरह आप ना एक्सक्लूड करते हो ऑप्शन। अगर मैं ये कहूँ कि ये हिस्टेरोस्कोपी और टीवीएस कुछ भी नहीं है इसमें से आपने डायग्नोसिस बताना है, तो ये एट्रोफिक वेजिनाइटिस है जी, या ये एंडोमेट्रियल कैंसर है या ये फाइब्राइड है। ठीक है, आप बताएं क्या है। जी, who will tell me? हालांकि जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन में छुपा हुआ है। मैम वल्वा और वेजाइना इसका जो नॉर्मल लुकिंग है, ट्रॉफिक वेजाइनाइटिस नहीं हो सकता, सी एंडोमेट्रियम। ठीक है, हाउ बल्कि यूट्रस है। नहीं होगा, क्या सॉफ्ट एंड बल्की है फाइब्रॉइड। बिल्कुल मैडम, देखिए फाइब्राइड में सॉफ्ट नहीं होता, तो फाइब्राइड निकल गया। फाइब्राइड नहीं हो सकता, और ये वेजाइना और वल्वा और ये सारा सर्विक नॉर्मल लुकिंग है, तो एट्रोफिक वेजाइनाइटिस में तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो ये सी एंडोमेट्रियम पे जाता है। आपका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो गलत है, वो इन्फ्लेमेशन पे नहीं करना हमने। द रीजन इज दैट एट्रोफिक में तो एट्रोफिक होनी चाहिए यूट्रस, बल्कि तो नहीं होगी ना। इफ इट इज बल्कि इट इज नॉट एट्रोफिक, आउट हो गई। फिर पीछे क्या बचा? 10% एंडोमेट्रियल कैंसर होता है पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग में 50 से 60 ईयर तक। 60 से 70 में 20% होता है, 70 से ऑनवर्ड 30% होता है। तो फिर चूंकि ये बल्कि भी है, पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग भी है, और चूंकि बाकी ऑप्शंस हैं ही नहीं सही, तो फिर एंडोमेट्रियल कैंसर है। ठीक है, तो इस तरह आप अपना एक्सक्लूड करते हैं, बट तभी करेंगे ना जब आपको अच्छी तरीके से पता है कि व्हाट इज एट्रोफिक वेजिनाइटिस, व्हाट इज एंडोमेट्रियल कैंसर, एग्जामिनेशन फाइंडिंग के साथ ड्यूटीज कैसे मैच करनी है, रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से निकालने हैं, किसी भी कैंसर के क्या मेन रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आपके इधर मैं कहूँ कि पैरिटी है और ओसीपी यूजर है, फिर ये बनी नहीं सकता एंडोमेट्रियल कैंसर, क्योंकि एंडोमेट्रियल कैंसर में पैरिटी के साथ रिस्क कम हो जाता है, ओसीपीज भी कम करते हैं। जी जी। फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बेहतर है, हाइपरप्लेजिया ऑप्शन में नहीं है, फिर एडिनोमाइसिस भी बेहतर है अगर हो। इस तरह फिर हम ना नेगोशिएट करते हैं। तो टेक होम मैसेज, एक ही क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा हो गया कि ये एक क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपको एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क पता है, प्रेजेंटेशन पता है, एग्जाम फाइंडिंग्स पता है, एट्रोफिक वेजिनाइटिस का पता है, फाइब्राइड की क्लिनिकल फाइंडिंग्स आती हैं, पेशेंट को की एज और उसके रिस्क फैक्टर्स देख के आप बता सकते हैं ये प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्टिव नहीं है। बायोप्सी किस में करनी होती है और बायोप्सी के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, सब फर्स्ट लाइन कौन सा है, सेकंड लाइन कौन सा है, तो तभी आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी हल नहीं होगा अगर आपने इतने सारे ढेर सारे टॉपिक्स आपको अच्छे नहीं आते हैं। ठीक है, मेरी ना लाइट चली गई है और लैपटॉप बंद हो गया, तो जब लाइट आएगी फिर कर लेंगे ये 30 क्वेश्चंस। बट नो वरीज, मेरा स्पोर्ट ग्रुप के लोगों से बिल्कुल वादा है, पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगी, तो मैं कराऊंगी। ठीक है, चलें, अब डिसहार्ट नहीं होना। 25 अप्रैल से थ्योरी स्टार्ट कर लें। अगर 70% बिलो हैं, बट इफ इट इज 70% अबव भी हैं और थ्योरी आप एक टीम के साथ करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, यू शुड ज्वाइन अस। अगर आप का मूड नहीं है ज्वाइन करने के लिए, तो यू कैन स्टे इन सपोर्ट ग्रुप एंड आई विल सेंड देयर अ प्लानर। आपस में मिलजुल के बात कर लेना जो भी आपने करना हो, एक टीम तो बन गई है ना। ठीक है, यस मैम। राइट मैम। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।